वेलकम टू सिविल्स ओनली। तो आज हम लोग हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत मुग़ल कालीन इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में चर्चा कर ली थी। और जिस किसी ने भी उन सभी वीडियोज़ को ना देखा हो तो वो सिविल्स ओनली की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो देखिए, अगर भारत में मुग़ल काल की बात की जाए तो इसकी स्थापना तो बाबर द्वारा ही की गई थी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिससे बाबर ने रुख किया और वो भारत में आके उसने अपनी सत्ता स्थापित। तो देखिए, 14वीं शताब्दी में तैमूर का मध्य एशिया में काफ़ी बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य था, मतलब वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था वहाँ पे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, वहाँ पे तैमूर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शासन छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, मतलब साम्राज्य उसका फिर विघटित हो जाता है। और इसी तैमूर के कुछ वंश रहते हैं, वो भी अपना जो है सत्ता स्थापित करने के लिए अपना अपना प्रयास करते रहते हैं। और उसी वंश में एक वंश से संबंधित बाबर भी रहता है। और बाबर का जो पैतृक स्थान है वो क्या है, फरगना है ना, जो आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर ने 11 वर्ष की आयु में ही, मतलब 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और फिर आगे चलकर होता क्या है कि वहाँ पर कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ विकसित हो जाती हैं जिसके कारण बाबर वहाँ पे अपने शासन के स्थायित्व को लंबे समय तक नहीं रख पाता है और फिर वह इसी क्रम में भारत की तरफ रुख करता है। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वहाँ पे जो उज्बेक शासक थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, उसका बाबर के शासन से क्या रहता था, संघर्ष बना रहता था। तो इसी कारण से बाबर ने भारत की तरफ रुख किया और उसने काबुल को 1504 ईस्वी में जीत भी लिया था। इसके बाद उसने काबुल के अभियान के बाद समरकंद और कंधार पे भी अपना प्रभाव स्थापित किया। लेकिन आगे इधर दिल्ली के क्षेत्र में उस समय दिल्ली सल्तनत के तहत इब्राहिम लोदी का शासन था। लेकिन आगे आने के क्रम में बाबर को तब और ज़्यादा उसको अपने आप में अंदर से शक्ति मिली जब उसको दौलत खां और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, है ना। क्योंकि भारत में भी उस समय कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति तो कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और काफ़ी शक्तिशाली भी था, लेकिन छोटी छोटी कुछ शक्तियाँ भी थीं हमारे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर, तो उनका कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से संघर्ष चलता रहता था। उसी संघर्ष के क्रम में ही राणा सांगा और दौलत खां ने बाबर को आमंत्रित किया कि यहाँ पर आइए और फिर यहाँ पे इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए। और इनका ऐसा मानना था, इन्होंने सोचा कि अगर ये बाबर यहाँ पे आता है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है, तो हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इब्राहिम लोदी हार जाएगा तो हमको अपने साम्राज्य को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। क्योंकि इनको लगता था कि बाबर तो यहाँ से युद्ध करके चला जाएगा, है ना। और इसके आक्रमण के कारणों में धन की लालसा भी थी इसके अंतर्गत, क्योंकि इसको धन की भी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ भारत में हमने जैसे अभी चर्चा की थी कि जो कोई सार्वभौमिक या केंद्रीय शक्ति का अभाव था, इसके कारण भी इसने भारत की तरफ रुख किया। ठीक है, और देखिए इसका सबसे पहला युद्ध हुआ था पानीपत में, हुआ था इब्राहिम लोदी के ही साथ में, और इसमें ये क्या रहा, बाबर विजयी रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, कई युद्ध की सीरीज ये स्टार्ट कर देता है और जब तक जीता है 1530 तक, मतलब जब तक ये जिंदा रहता है तब तक विभिन्न प्रकार की युद्धों में घिरा रहता है ना। कि और सबसे पहला जो युद्ध जब इसका पानीपत का होता है तो उसके बाद जस्ट जो अगला युद्ध करता है 1527 में, उसका युद्ध राणा सांगा के साथ होता है ना। और पहले हम लोग देख रहे हैं कि राणा सांगा ने ही इसको भारत में आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि राणा सांगा के साथ ही इसका युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा को तो लगता था अब ये युद्ध करके यहाँ से चला जाएगा, लेकिन बाबर तो गया नहीं। जब बाबर नहीं गया तो उसी मतभेद के चलते इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें भी बाबर को विजय हासिल हुई। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फिर 1528 में ये चंदेरी का युद्ध करता है ना, मेदिनी राय के साथ, और इसमें भी बाबर जीत जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 1529 ईस्वी में ये घाघरा का युद्ध होता है इसका, और ये युद्ध इसका महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना के साथ होता है। और ये बंगाल और बिहार का जो संयुक्त अफगान सेना थी, इस दोनों सेनाओं का नेतृत्व महमूद लोदी द्वारा किया गया था, है ना। और इसी के साथ इसका 1529 में युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है और इसके साथ ही ये कलंदर की उपाधि धारण करता है। क्योंकि इसने क्या किया था, उसमें अपने युद्ध में जीत के बाद प्रत्येक काबुल निवासी को इसने क्या किया था, एक एक सिक्का दिया था उपहार स्वरूप, है ना। तो इसको इसलिए कलंदर कहा गया। और इसने आगे चलकर खानवा की जो लड़ाई की थी ने 1527 में, जो राणा सांगा के साथ अभी जो हमने देखा था, इसमें इसने जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी।
ठीक है। तो ये तो बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे थे। और देखिए इसके साथ ही साथ क्या हुआ, देखो हम देख रहे हैं कि पश्चिमोत्तर भारत से लेके अब जब इसने लास्ट में फाइनली घाघरा का जो युद्ध किया था महमूद लोदी साथ, तो इसका बंगाल और बिहार के क्षेत्र तक पूरा इसका राज्य विस्थापित हो गया, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसका राज्य स्थापित हो चुका था इस समय तक, है ना। और देखिए अगर बाबर की बात की जाए तो इसने सबसे पहले युद्ध में तोपखाने और तुगलगमा पद्धति का, तुगलगमा एक युद्ध पद्धति थी, उसको इसने अपनाया था, ठीक है। और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद इसके शव को पहले तो आगरा में आराम बाग में रखा गया था, लेकिन इसकी मरने से पहले एक अंतिम इच्छा थी कि इसके शव को काबुल में रखा जाए, तो उसी हिसाब से इसके शव को काबुल में दफनाया गया, ठीक है। तो ये तो बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। देखिए और बाबर के बाद क्या होता है, जब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल सत्ता हुमायूं के अंतर्गत आ जाती है, और हुमायूं भी कहीं ना कहीं इसी ढर्रे पे चलता है, मतलब इसी का अनुसरण करता है। जिस तरह से इसने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने की जो नीति अपनाई थी, उसको ये भी हुमायूं कहीं ना कहीं जारी रखता है ना। लेकिन हुमायूं जब गद्दी पर बैठा था उसके समक्ष कुछ प्रारंभिक चुनौतियां देखी गई थी, मतलब उसको भी कुछ चुनौतियां थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ उस समय ठीक ठाक था। जैसे सबसे पहली चुनौती ये थी कि उसको अपना जो राजकोष में काफ़ी कमी आ गई थी, जो बाबर ने काफ़ी दोनों हाथों से धन लुटाया था। जैसे हमने देखा उसने जैसे काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, और उसने अपने जो सैनिक थे उनको भी काफ़ी अच्छा वेतन दिया था, तो इसमें उसने काफ़ी अपना धन वो लुटाया था। तो उस रिक्त राजकोष को भी अच्छे से भरने की भी इसके पास एक चुनौती थी, किसके पास, हुमायूं के पास। इसके साथ साथ राजपूत समस्या भी एक थी उसके समय, क्यों, क्योंकि बाबर का हमने देखा था इसने जैसे राणा सांगा से युद्ध किया था, है ना, तो राजपूतों के साथ भी इसका कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा था, किसका, मुगल शासन का। तो एक तो पहला रिक्त राजकोष की समस्या थी, इसके पास एक चुनौती थी। दूसरा राजपूत की समस्या थी, और तीसरा अफगान समस्या थी, क्योंकि हमने देखा था जो इब्राहिम लोदी थे वो अफगानी थे, है ना। तो उन्हीं को हरा के इसने यहाँ पे सत्ता स्थापित की। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी ये अफगान के, जैसे अब अभी हमने देखा कि जो बंगाल और बिहार का महमूद लोदी ने नेतृत्व कर इससे युद्ध किया था, घाघरा का युद्ध, है ना। तो इस तरह से आगे भी अफगान के लोग जो भी आगे जो उत्तराधिकारी उनके रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से मुगल को उखाड़ फेंकने के लिए आगे संघर्ष करते रहे, है ना। तो ये तीन प्रमुख समस्याएं थी किसके समक्ष, हुमायूं के समक्ष, जब ये गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 1530 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ साथ इसने देखिए कुछ सैन्य अभियान भी किए थे इसने, क्योंकि अपने शासन में शुरुआत में इसका भी पूरा शासन हम देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं पूरा शासन सैन्य अभियान में ही निकल गया। तो इसने सबसे पहले 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध किया था, है ना। और वहाँ पे कालिंजर में इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो प्रताप रुद्रदेव द्वारा किया गया था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी, ठीक है, इसने वहाँ पे विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद 1532 ईस्वी में इसने महमूद लोदी के साथ युद्ध किया था, है ना। और कहाँ पे युद्ध हुआ था, ये देहरिया में हुआ था, ठीक है। और इसमें भी इसको विजय प्राप्त हुई। इसके बाद आगे चलकर 1535-36 ईस्वी में इसने सारंगपुर का युद्ध किया था, ठीक है। और सारंगपुर का युद्ध जो किया था इसने वो बहादुर शाह के साथ किया था। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, है ना। तो इसमें भी इसने अपने आप को विजयी किया, है ना, ये मतलब इसमें भी विजय हो गया। और इसके बाद 1539 ईस्वी में इसने चौसा नामक स्थान पर युद्ध किया था, किसके साथ, शेर खां के साथ। और इस युद्ध में जाकर हुमायूं की पराजय होती है, मतलब अब ये इस युद्ध में जाके हारता है। कब, चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में। और इसी के साथ क्या होता है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो मुग़ल शासन है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है कुछ साल के लिए, मतलब 1540 से लेके 1555 तक के लिए, है ना। और यहाँ पे एक सूरी वंश का शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो जब इसमें शेर खां ने जब इसमें विजय हासिल कर ली थी, किसमें, चौसा के युद्ध में, तो इसके बाद ही इन्होंने शेर शाह की उपाधि भी धारण की थी, इसीलिए इनको शेर शाह सूरी के ही नाम से जाना जाता है। और इसके बाद देखिए इन्होंने 1540 ईस्वी में इसने और एक प्रयास किया था, क्यों ना कन्नौज को ही जीत लिया जाए, है ना। तो कन्नौज का भी युद्ध किया था, लेकिन कन्नौज के युद्ध में भी इसको सफलता नहीं मिल पाई। और आगे के 15 साल तक इस पे अपने भारत पे किसका शासन रहा था, सूरी वंश का शासन रहा था, ठीक है। और सूरी वंश के ही अंतर्गत पूरा यहाँ पे अपना शासन चलता रहा। लेकिन आगे चलकर 1555 ईस्वी में क्या होता है, सरहिंद का युद्ध होता है,
ठीक है। और ये सरहिंद का युद्ध किसके, इसी के शेरशाह की अफगान सेना के साथ, मतलब अफगान सेना की, क्योंकि जो 1540 से जो 55 तक का फेज रहता है इसमें शेरशाह सूरी और इसके जो उत्तराधिकारी रहते हैं, इसका पुत्र रहता है जलाल खां, इसके बाद इसका एक और पुत्र आता है, तो यही शासन करते हैं 15 वर्षों तक। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध अफगान सेना और इसके बीच होता है, और सरहिंद के युद्ध में दोबारा से हुमायूं को विजय प्राप्त हो जाती है और एक बार से वह दोबारा से दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है ना। और शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो था फरीद खान, ठीक है। और जब एक बार दोबारा से हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके बाद इसका लगभग 1 ही साल तक शासन और चल पाता है, और 1556 ईस्वी में इसकी सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये तो सब हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो फिर शासन की जो बागडोर है वो किसके, अकबर के पास आ जाती है। लेकिन शासन की बागडोर अकबर के पास आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग प्रकरण देखते हैं। जैसे जब अकबर को ऐसा नहीं था एकदम से शासन, एकदम से मतलब उसको बिना किसी युद्ध के ये शासन प्राप्त हो गया। क्यों, क्योंकि जब इसकी हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर उस समय यहाँ पे दिल्ली में नहीं था, बल्कि वो पंजाब के कलानौर में था, है ना। और उसकी उस समय आयु भी काफ़ी कम थी, तो 13 वर्ष की आयु हुई थी केवल। तो जब जैसी वहाँ पे सूचना मिली तो इनके जो संरक्षक थे मुगल शासक के उस समय, बैरम खां, तो बैरम खां ने क्या किया, वहीं कलानौर में ही अकबर को फिर अगला मुगल सम्राट घोषित कर दिया, मतलब उनका वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में एक और समस्या कि दिल्ली और आगरा पे क्या किया गया था, सूरी वंश के ही एक मोहम्मद आदिल शाह थे, ठीक है। तो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हेमू। तो हेमू ने क्या किया था, दिल्ली और आगरा पर उसी समय मौका देख के अधिकार कर लिया था। तो अब अकबर के साथ एक बात ये थी कि जब दिल्ली और आगरा पर दोबारा से अपना प्रभाव जमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और इसी के साथ 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ अकबर था मतलब मुगल सम्राट, और दूसरी तरफ हेमू था, हेमू मतलब सूर वंश की तरफ से, है ना। तो इन दोनों के बीच दोबारा से पानीपत का यहाँ पे द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध में हेमू कहीं ना कहीं जीत के ही कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन फाइनली कहीं ना उसके लास्ट में उसकी आंखों में तीर लग जाता है, हेमू की आंखों में, और जिससे क्या होता है कि वह जैसे ही उसकी आंखों में तीर लगता है तो उसकी सेना एकदम से मनोबल सेना का टूट जाता है और वह युद्ध अकबर के पाले में आ जाता है, ठीक है। तो इसी युद्ध को जीतने के साथ ही अब अकबर का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है और अगला मुगल शासक अकबर बन जाता है और अपना शासन करना शुरू कर देता है। लेकिन अकबर ने जब शासन करना शुरू किया तो वो काफ़ी छोटी उम्र का था, है ना। इसीलिए जो 1556 से 60 तक का जो शासनकाल था, तो ये शासनकाल अकबर का बैरम खां के संरक्षण में चला था। और इसके बाद जो 1560 से 64 तक का इसका शासनकाल था, इसी शासनकाल को पेटीकोट या पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे इसलिए कहा जाता है पेटीकोट या पर्दा शासन, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय जो इसके निजी को जो विश्वास पात्र लोग थे या रिश्तेदार थे या परिवार के लोग थे, उन्हीं की सलाह मशविरा पर पूरी तरह से शासन चलाया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको पेटीकोट या पर्दा शासन का नाम भी दे दिया गया। अब इसके बाद क्या करता है, अकबर भी कहीं ना कहीं अपने पूर्ववर्ती शासकों की ही तरह अपना भी युद्ध अभियान जारी रखता है और लगातार नए नए क्षेत्रों को विजित करने की ओर अग्रसर रहता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले अकबर द्वारा 1561 में मालवा पर आक्रमण किया जाता है ना। और वहाँ पे मालवा पर जब ये आक्रमण करता है उस समय वहाँ के शासक का नाम जो था वो बाज बहादुर था, है ना। तो उस समय बाज बहादुर को इसके द्वारा, अकबर के द्वारा हरा दिया जाता है। इसके बाद आगे चलकर 1564 ईस्वी में ये गढ़कटंगा, है ना, या जिसको गोंडवाना का युद्ध भी कहते हैं, युद्ध करता है। उस समय वहाँ की रानी थी दुर्गावती और रानी दुर्गावती को भी अकबर द्वारा हरा दिया जाता है। और इसी क्रम में, इसी से जस्ट पहले 1562 में एक, क्योंकि युद्ध के साथ साथ अकबर के बारे में एक चीज़ हमको और देखने को मिलती है कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए केवल युद्ध को ही नहीं अपनाया, बल्कि इसके साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों को भी अपनाया था, जिससे इसका साम्राज्य विस्तार हो सके। जिसमें इसने, जैसे आमेर के राजा थे, ठीक है, भारमल, तो भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई, तो हरकाबाई के साथ इसने, अकबर ने विवाह किया था। तो इससे क्या हुआ, इसका यहाँ पे आमेर क्षेत्र में, जो राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान आज के राजस्थान में पड़ता है, तो इस क्षेत्र में इसका प्रभाव स्थापित हो गया बिना ही युद्ध के, है ना। तो आमेर में ऐसे प्रभाव स्थापित हो गया। इसके बाद
1567-68 ईस्वी में ये क्या करता है, फिर मेवाड़ का अभियान करता है। ठीक है, मेवाड़ के अभियान के बाद ये क्या 1576 ईस्वी में फिर इसका हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ होता है, महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठते कब हैं, सबसे पहली बात ये है कि जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे महाराणा प्रताप गद्दी संभालते हैं, कहाँ की, मेवाड़ की, है ना। और इसी क्रम में महाराणा प्रताप के साथ इनका युद्ध होता है, क्योंकि मेवाड़ को लेके भी लगातार संघर्ष चलता रहा। क्योंकि मुगल शासक को लगता था जैसे ये मेवाड़ या चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, अगर इस पर हम कब्जा कर लेंगे तो पूरा राजपूताना जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो वहाँ पे महाराणा प्रताप की इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में हार हो जाती है, और फिर इस क्षेत्र में अकबर का, या कहे कि मुगल शासन का प्रभाव स्थापित हो जाता है। इसके बाद फिर गुजरात की विजय भी इसी के साथ साथ की गई थी, है ना। जैसे 1572-73 में गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। और देखिए, गुजरात की अगर बात की जाए तो उस समय गुजरात में कोई ऐसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव, केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति नहीं थी, मतलब किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव था उस समय जब अकबर ने वहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, और वहाँ पे एक शासक थे सुल्तान मुजफ्फर शाह, है ना, वही उस समय वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। और लगभग थोड़े से ही मशक्क़त के बाद, मतलब अकबर की ने जब वहाँ पे युद्ध अपना शुरू किया, थोड़ी से ही समय के बाद गुजरात की लगभग सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसी समय अकबर ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव स्थापित किया युद्ध के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि अकबर ने भी लगातार क्या किया जा रहा है, अकबर द्वारा लगातार एक छत्र अपने राज्य को स्थापित किया जा रहा है, मतलब लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है। और विस्तार के क्रम में वो क्या नीतियाँ अपना रहा है, एक तो युद्ध की नीति अपना रहा है, दूसरा विवाह की नीति अपना रहा है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं पूरा उत्तर भारत, यहाँ बंगाल और बिहार तक अकबर के पाले में आ जाता है। अब इसी के साथ साथ फिर अकबर उत्तर पश्चिम की विजय का रुख करता है, मतलब उसके द्वारा फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विजय के लिए अपना अभियान भेजा जाता है। तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम की विजय के क्रम में काबुल में 1581 ईस्वी में अकबर द्वारा क्या किया जाता है, काबुल को जीत लिया जाता है। और वहाँ पे उस समय जो शासक थे उसका नाम था हकीम मिर्जा। और इसके बाद आगे चलकर 1585-86 ईस्वी में अकबर द्वारा कश्मीर की विजय की जाती है। और इस विजय अभियान के लिए राजा भगवान दास तथा कासिम खां को अकबर द्वारा भेजा गया था, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में सेना को भेजा गया था। और उस समय कश्मीर का राजा यूसुफ खां था, है ना। और कश्मीर की यूसुफ जाई कबीले के ही विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन्होंने 1591 ईस्वी में सिंध की विजय की थी, या जिसे ठट्टा भी कहते थे उस समय। ठीक है, और इसमें जो अभियान अकबर ने भेजा था वो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा था। ठीक है, और उस समय सिंध का शासक जानी बेग था, और इसमें भी मुग़लों की जीत हुई थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अकबर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेके बंगाल बिहार, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरे एक तरह से एक छत्र राज्य स्थापित हो गया था यहाँ तक 1591 में, जब उसने सिंध की भी विजय कर ली थी। इसके बाद अकबर ने क्या किया था, फिर दक्षिण भारत का भी रुख किया था। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य को दक्षिण में भी बढ़ाने की सोची, दक्षिण में भी अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के बारे में उसने निर्णय लिया। और इसी क्रम में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में अभियान करने वाला ये पहला मुगल शासक था, है ना। ये क्योंकि ये ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र के तहत मिलाने के लिए अभियान किया। और दक्षिण विजय के बाद ही इसने सम्राट की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हो गए किसके, अकबर के बारे में। अब देखो इसके कुछ शासन से संबंधित कुछ आयाम हैं, जैसे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी प्रणाली थी, है ना। इसने मनसबदारी प्रणाली को अपनाया था, मनसबदारी प्रणाली को अपनाया था जो किस पे, दशमलव पद्धति पर आधारित थी, है ना। अगर इसकी धार्मिक नीति की बात की जाए तो ये काफ़ी उदारता का देखने को मिलती है यहाँ पे। जैसे इसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को, उस समय दास बनाने की प्रथा थी, है ना, जो भी युद्ध बंदी थे उनको दास बना लिया जाता था, उस प्रथा पर भी रोक लगा दी। इसके बाद 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर जो भी कर लगाए जाते थे उनको भी समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया पर जो कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो धार्मिक आयाम पर अगर देखा जाए तो अकबर कहीं ना कहीं उदारता का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं धार्मिक नीति में उदारता अपनाई, है ना, विभिन्न धर्मों के प्रति।
इसके साथ साथ इन्होंने 1575 में इबादत खाने को भी स्थापित किया था। अच्छा, इबादत खाना था क्या? ये उस समय धार्मिक विचार विमर्श या धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना को बनाया गया था। यहाँ पे धार्मिक चर्चाएं होती थी, है ना। और इसके बाद इन्होंने 1579 में ईस्वी में क्या किया था, महजर की भी घोषणा की थी। और महजर क्या होता था कि धार्मिक विषय पर जब भी धार्मिक गुरुओं के बीच चर्चा करने के क्रम में कोई भी मतभेद होता था तो इसमें महजर के तहत व्यवस्था की गई थी कि जो शासक होगा उस समय, तो शासक जो व्याख्या करेगा धर्म की, अगर धर्म से रिलेटेड जो भी बहस हो रही है उस बहस में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें जो भी शासक व्याख्या करेंगे वही व्याख्या अल्टीमेट होगी, मतलब वही व्याख्या मान्य होगी, है ना। तो इसीलिए इन्होंने महजर की भी घोषणा की थी। और इन्होंने 1582 ईस्वी में ने दीन इलाही की घोषणा की थी। और दीन इलाही क्या था? एक्चुअली एक तरह का आचार संहिता के रूप में हम लोग मान सकते हैं ना, जिसमें सामाजिक धार्मिक समन्वय को बढ़ाने पर बल दिया था, ठीक है। और इसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। तो ये तो इसकी धार्मिक नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब देखिए, अगर इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए अकबर की, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे तो इन्होंने राम सीता के अंकन वाले सिक्के भी चलाए थे, है ना। मतलब ऐसे सिक्के चलाए थे जिनमें राम और सीता का अंकन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इनने भूमि को 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि उस समय समस्या क्या होती थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भूमि, देखो आज भी वही चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो भी खेती के लिए जो भूमि होती है वो सब एक जैसी नहीं होती। कुछ भूमि ऐसी ज़्यादा उपजाऊ है, कुछ कम उपजाऊ है ना, कुछ बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तो उन्होंने इसी क्रम में क्या किया, भूमि को 4 भागों में बांट दिया, जैसे पोलज, परती, चाचर और बंजर। और इसको बांटने के लिए उन्होंने एक आधार तय किया। जैसे पोलज को उन्होंने ऐसी भूमि के अंतर्गत रखा, वो ऐसी भूमि को उन्होंने पोलज कहा जिसमें हर साल बुआई होती थी या हर साल खेती होती थी, ठीक है। और परती भूमि के अंतर्गत उन्होंने ऐसी भूमि को रखा जिसमें 1 से लेकर 2 वर्ष के लिए उसे ऐसी छोड़ दिया जाता था, मतलब 1-2 वर्ष के लिए खेती नहीं हो रही, फिर उसमें कोई खेती कर ली, है ना। इस तरह की भूमि को परती भूमि कहा। और फिर चाचर भूमि, इसके अंतर्गत उन्होंने ऐसी भूमि रखी जिसको 3 से 4 वर्ष के लिए ऐसी खाली छोड़ दिया जाता था, मतलब 3-4 साल ऐसी पड़ी हुई है, इसके बाद क्या होता था, उसमें कोई ना कोई फसल होती थी, है ना, ऐसे। और बंजर जो भूमि थी वो ऐसी भूमि थी जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक तक कोई फसल ना हुई हो, मतलब वो एक तरह से कुछ कृषि नहीं की जा रही, तो उस भूमि को बंजर भूमि। और इसको विभाजित करने का जो मेन उनका जो उद्देश्य था वो इसलिए था ताकि किसानों पे ज़्यादा, पहली बात, बोझ ना बढ़ सके, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर फिर कर को भी लगाया, जो टैक्सेशन था उसको भी इसी को बेस बनाया टैक्सेशन में। क्यों? क्योंकि जब जो जैसी भूमि उस पर उसी तरह का टैक्स लगाया जाए ताकि लोगों पे ज़्यादा टैक्स का भार भी ना पड़े, और दूसरा लोग इस तरह की भूमि में खेती करने के लिए और भी अग्रसर हों, मतलब जिसमें खेती कम होती है, जैसे परती, चाचर या बंजर, है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे बल दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं 1580 में इन्होंने दहसाला प्रणाली को अपनाया था, है ना। दहसाला प्रणाली क्या थी? इन्होंने स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता, इन सब के आंकड़ों का क्या किया था, विश्लेषण करवाना शुरू किया था, है ना। जो भी कीमतें थी उस समय की या जो उत्पादन होता था, या उत्पादकता जो भी कहो, तो उनका विश्लेषण करवाना शुरू किया था। इसी को दहसाला प्रणाली का नाम दिया गया था। और इन्होंने किसानों को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे इनमें पहली कैटेगरी कही खुदकास्ट। तो खुदकास्ट में इन्होंने कहा था कि ऐसे किसान जो स्वयं अपनी भूमि पर अपने ही गांव में रहकर उसमें खेती कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों को इन्होंने खुदकास्ट नाम दे दिया, है ना। और पाही कास्ट, तो पाही कास्ट इन्होंने ऐसे किसानों को कहा जो दूसरे के गांव में जाकर खेती कर रहे थे, मतलब दूसरों की खेती को उन्होंने किराए पे या जैसे भी ले रखा था, उनकी खेती में जाके काम कर रहे थे, तो ऐसे किसानों को पाही कास्ट का। और मुजारियान श्रेणी में उन्होंने ऐसे किसानों को रखा जो अपनी भूमि को तो कर ही रहे थे अपने यहाँ खुद की, अपने स्थान पे, अपने गांव में रहकर, लेकिन वो खुदकास्ट जो किसान थे उनकी भूमि को भी क्या करते रहे थे, किराए पर ले रहे थे। क्यों? क्योंकि मुजारियान किसानों के पास कहीं ना कहीं कम भूमि होती थी, तो वो अपना खुदकास्ट किसानों से कुछ भूमि किराए पर भी ले लेते थे और अपना कृषि करते थे, ठीक है। और इन्होंने नाबूद प्रथा को भी अपनाया, ठीक है। और नाबूद प्रथा क्या थी? इसके तहत इन्होंने क्या किया था, किसानों के लिए एक राइट्स दे दिया था, एक राइट ये दे दिया था कि किसान अपने ज़मीन का 12.5% हिस्सा ऐसा रख सकते हैं जिसमें वो कृषि नहीं करें, है ना, मतलब बगैर कृषि के ऐसा हिस्सा एक रख सकते हैं 12.5%, मतलब जितनी उनके पास भूमि है। और इस पर कहा कि आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही नाबूद प्रथा थी, उन्होंने नाबूद प्रथा को भी अपनाया था, किसने? अकबर ने।
और अकबर के काल में देखिए नवरत्न थे। नवरत्न मतलब उनके जो राजकाज के जो कार्य थे उनमें सलाह मशवरा करने के लिए, सहायता देने के लिए 9 प्रमुख लोगों की जो मंडली थी उसी को नवरत्न कहा जाता था। तो देखिए नवरत्न में अगर हम देखें तो उसमें अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, हकीम हुकाम, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, फैजी, तान सिंह और टोडरमल थे। ठीक है, तो ये इनके नवरत्न थे। और देखिए अकबर के बाद फिर जो मुग़ल सत्ता की जो बागडोर संभालते हैं वो अगले शासक कौन होते हैं? जहांगीर, है ना। और इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है। और जहांगीर के भी शासन को अगर हम देखें तो इनका भी शासन कहीं ना कहीं विस्तार की हुई नीति पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने भी विभिन्न अभियान अपने शासनकाल में किए थे। जैसे इन्होंने 1605 से लेकर 1615 ईस्वी तक मेवाड़ पर निरंतर अपने सैनिक अभियान जारी रखे, क्योंकि मेन इनका था कि जब हम राजपूतों को अपने अंडर में कर लेंगे, राजपूतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा एक छत्र शासन हो जाए, क्योंकि राजपूत कहीं ना कहीं इनके एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उस समय थे, मतलब प्रमुख प्रतिद्वंदी थे इनके। इसके साथ ही साथ इन्होंने 1620 ईस्वी में कांगड़ा की भी विजय की थी। ठीक है, कांगड़ा में युद्ध किया, वहाँ पे विजय की थी किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर के शासनकाल में ही फारस के शाह अब्बास ने 1622 में कंधार को जीत लिया था, मतलब कंधार पे अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। ठीक है, किसने? शाह अब्बास ने, जो कहाँ का था? फारस का था। और इसी के दरबार में, किसके? जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भी आए थे, है ना, व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने की आज्ञा लेने के लिए ये भी इनके दरबार में ही आए थे। और कैप्टन हॉकिंस की बुद्धिमत्ता को देखते हुए इन्होंने उसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। ठीक है, किसने? जहांगीर ने। और इन्हीं के काल को चित्रकला के स्वर्णिम युग के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर के काल में चित्रकला को काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला, तो इसीलिए इसको चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है जहांगीर के समय काल को। और जहांगीर ने ही सिख गुरु थे एक अर्जुन देव, उनको मृत्युदंड दिया था। और देखिए 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद इसके जो शव था उसको लाहौर के निकट शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफना दिया गया था। ठीक है, तो ये तो जहांगीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। और इसके बाद देखिए जहांगीर के बाद अगला मुग़ल जो शासक बना था उसका नाम है शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने आगे चल के शासन अपना किया था। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि इसने क्या किया था कि सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि इसने बुंदेलखंड के राजपूतों के साथ जो विद्रोह हुआ था उसमें इसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसको बचपन में शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता था, मतलब इसका बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, और इसी के काल में ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म और मुग़लों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, है ना। इसकी कुछ ऐसी नीतियाँ रहीं, और इससे पहले भी कहीं ना कहीं तनाव के बिंदु पहले से, तनाव की जो नींव थी पहले से रख गई। जैसे हम देखते हैं कि इसने जो पहले भी सिख गुरु अर्जुन देव को किसने? जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, है ना। लेकिन इसके काल में इसको और भी ज़्यादा बल मिला। ठीक है, और सिख धर्म और मुग़लों के बीच में और भी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हुआ था। और इसी के काल में क्या हुआ था? 1649 ईस्वी में कांधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया। ठीक है, किसके? शाहजहाँ के काल में। और शाहजहाँ ने देखिए अपने काल में 3 नए क्षेत्र और बनाए थे। इसने कश्मीर को लाहौर से, और थट्टा को मुल्तान से, और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया, और 3 नए सूबे या क्षेत्र बनाए। और इस प्रकार से उस समय जो मुग़ल साम्राज्य में कुल जो सूबे थे उनकी संख्या 18 हो गई। और इसी ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, और इसके काल में 2 फ्रांसीसी यात्री जैसे ट्रेवर्नियर और वर्नियर, और 2 इतालवी यात्री जिसमें पीटर मुंडी और निकोलो मनुची शामिल हैं, ये भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इसी के शाहजहाँ के शासनकाल में। इसके बाद इसी के शासनकाल में दारा सिकों के नेतृत्व में सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत 52 उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और एक लेनपुल नाम के एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, तो उन्होंने दारा सिकोह को लघु अकबर की भी संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, किससे? शाहजहाँ से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो इसकी बागडोर मुग़ल शासन की जो अगली जो बागडोर जो संभालता है उसका नाम है औरंगजेब, है ना। और इसका औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक का रहता है। और देखिए ये ऐसा इनका अंतिम शासक रहता है जो कहीं ना कहीं प्रभावशाली शासक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी मुग़ल शासक आते हैं हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनके जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो इतने प्रभावी नहीं रहते हैं जितने प्रभावी
भी ये सब रहे हैं, जिन्होंने लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्र विस्तार किया, अपना साम्राज्य का विस्तार किया, शासन को मजबूत किया, है ना, और मुगल शासन को एक स्थायित्व दिया और उसको काफ़ी ऊंचाई पर ले गए, है ना, काफ़ी मजबूत बनाया। लेकिन आगे के जो भी औरंगजेब के बाद के जो शासक आते हैं वो कहीं ना कहीं इतने प्रभावी साबित नहीं होते। उनके काल में फिर क्या होता है, मुगल शासन का पतन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पर ब्रिटिश प्रभाव या अंग्रेज़ों का प्रभाव जैसे जैसे यहाँ पे फिर बढ़ता है, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। हम देखेंगे अगले अपने जो भी डिस्कस करेंगे, जब आगमन होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे उनका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है तो इनका प्रभाव वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ से भारत से कम होता चला जाता है और 1857 में जाके पूरी तरह से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है ना। तो औरंगजेब की अगर बात की जाए तो इन्होंने देखिए ये पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था अपना, ठीक है। और इसने भी कहीं ना कहीं काफ़ी युद्ध किए थे अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर। जैसे 1660 से 1681 ईस्वी तक इसने दक्षिण भारत में विभिन्न अभियान किए थे और उन्होंने अभियानों में विभिन्न सेनापतियों को भी भेजा था। और लेकिन फिर 81 के बाद इसने क्या किया था, दक्षिण भारत में स्वयं जाकर अभियान किया, ठीक है। मतलब 1660 से 1681 तक तो इसने विभिन्न सेनापतियों के द्वारा दक्षिण भारत में अभियान भेजे थे, लेकिन 1681 के बाद इसने स्वयं जाकर वहाँ पे अभियान किया था दक्षिण के क्षेत्रों को विजित करने के लिए, ठीक है। और इसने मराठों पर, क्योंकि इसके समय में मराठों को भी एक चैलेंज के रूप में माना जा सकता है, जो जिन्होंने मुगल सत्ता को चैलेंज किया था, मुगल सत्ता को काफ़ी बड़ी चुनौती दी थी। तो मराठों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया था, शिवाजी के पुत्र संभाजी की तो हत्या करवा दी और शाहू को गिरफ्तार करवा दिया था, है ना। और 1675 में इसने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था और इसने मुद्रा पर कलमा खुदवाना भी बंद करवा दिया। तो ये इसके हम देखते हैं इसके कई ऐसे विवादास्पद जो है इसके नियम रहे थे, इसकी कई नीतियाँ ऐसी रही थी जो विवादों के घेरे में थी। इसीलिए अब इस जो मुगल शासन था वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया। जैसे हमने अकबर के जो शासन में देखा था कि अकबर ने क्या किया था, केवल युद्ध पे ही निर्भर नहीं रहा था साम्राज्य विस्तार के लिए, बल्कि उसने युद्ध के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, कूटनीति भी अपनाई, है ना, लोगों से अपने अपने अलग अलग स्तर पे लोगों से सामंजस्य स्थापित किया, धार्मिक सामंजस्य की नीति पे काम किया। इसीलिए अकबर के शासन में सबसे ज़्यादा उसके शासन को स्थायित्व मिला। लेकिन इसके शासनकाल तक आते आते हम क्या देखते हैं कि ये अब कई ऐसे विवादास्पद रूल ले आता है, कई ऐसी विवाद की चीज़ों को अपने शासन में शामिल कर लेता है, जिससे मुगल शासन लंबे समय तक स्थायित्व में नहीं रह पाता है ना। जैसे इसने मुद्रा पर भी देखिए कलमा खुदवाना बंद कर दिया, इसने नवरोज़ जो त्यौहार होता था उस समय उसको भी बंद करवा दिया, और जजिया कर को भी इसने दोबारा शुरू कर दिया, और तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था जिसको अकबर ने बंद करवा दिया था उसको भी इसने दोबारा शुरू कर दिया, है ना। और इसको जिंदा पीर नाम दिया गया, इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो देखिए हम लोगों ने बाबर से लेके औरंगजेब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रभावशाली जो शासक रहे हैं मुगल शासन से संबंधित, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, आगे के जो भी शासक इसमें आएंगे, वो जो भी इनके उत्तराधिकारी आएंगे, वो इतने प्रभावी नहीं रहते। मतलब उनके शासनकाल में कुछ ऐसी विशेष बात देखने को नहीं मिलती है ना। और उनके साथ अब इसके बाद से ही मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो जाता है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन को देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये टेबल दे रखी है मुगल शासक और उनके शासनकाल के बारे में, तो इसको जो है आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है इनका क्रम पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं कौन कौन से शासक मुगल शासन से संबंधित रहे हैं, ठीक है, या इनके क्रम में अरेंज कर दिया तो वो मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज कीजिए, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ तक जैसे हम लोगों ने डिस्कस, और औरंगजेब यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बहादुर शाह प्रथम आते हैं, इनका शासन रहता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसके बाद जहांदार शाह आते हैं, फर्रुख सियर आता है, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं इसी तरह से। और भी जो लास्ट शासक रहते हैं इसके वो बहादुर शाह दुर्ती है, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1837 से लेके 1857 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है किससे संबंधित, मुगल शासक और उनके शासनकाल से संबंधित। इसी के बाद देखिए कुछ स्मारक भी इस समय से बनाए गए थे, ठीक है, जो इस समय स्थापत्य विकास हुआ था कुछ, और उनको कहाँ पे बनाया गया था, उनको किसने बनवाया था, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे देखिए संभल मस्जिद को रोहिलखंड में बाबर द्वारा बनवाया गया था,
है ना। इसी तरह से दिल्ली के जो पुराना किला है इसको शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। आगरा के ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और आगरा के किला को अकबर द्वारा बनवाया गया, है ना। इसी प्रकार से दीवाने आम या दीवाने खास जो बनाए गए थे फतेहपुर सीकरी में, वो भी अकबर द्वारा बनवाए गए। मतलब ये जब हम लोग देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी में काफ़ी स्थापत्य का विकास करवाया गया है अकबर के द्वारा, है ना। कई जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, है ना, जो गुजरात विजय को उपलक्ष्य में इसने अकबर ने बनवाया था, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं, इनको आप ज़रूर देख लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसी तरह से जैसे मोती मस्जिद जो आगरा में, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। इसी प्रकार से रंग महल दिल्ली का भी शाहजहाँ ने बनवाया था। मतलब मेन जो इन्होंने काम करवाया था वो दिल्ली और आगरा में, है ना। मेन इनके जो भी स्थापत्य विकास हुआ था, जो भी इन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी अपने शासनकाल में इन शासकों ने, तो उनका जो मेन केंद्र रहा था वो दिल्ली और आगरा में ही हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से मोती मस्जिद है, इसको दिल्ली में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। और इसी के साथ साथ देखिए इसी समय कुछ साहित्य का भी विकास हुआ था, ठीक है, मुग़ल काल के अंतर्गत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि साहित्य के कौन सा है, उसको लेखक कौन है, मतलब किसने उसका संकलन किया है। तो जैसे तुजुक बाबरी है, इसी को बाबरनामा कहते हैं, तो इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था और इसके लेखक खुद स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी ये बाबर ने, ठीक है। इसी प्रकार से हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबर नामा को अबुल फजल ने लिखा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जितने भी साहित्य जो विकास हुआ था, साहित्यिक विकास हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मजमुल बहरीन ये फारसी में लिखा गया है, इसको दारा सिकोह द्वारा लिखा गया है। और देखिए जो तुजुक बाबरी है, जो तुर्की भाषा में केवल इसी को लिखा गया, इसके बाद जो भी इसमें जो काम हुआ है, जितना भी टेबल हम लोग देख रहे हैं, सबका सब कहीं ना कहीं फारसी भाषा में इनको लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए मुग़ल काल के दौरान कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, है ना। और ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा यात्री किसके समय काल में आया था, है ना। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे राल्फ फिच, ये ब्रिटिश थे, तो ये अकबर के शासनकाल में आए थे। इसी प्रकार से सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, और ये दोनों कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। एक फ्रांसिस्को पल्सर्ट थे, फ्रांसिस्को पल्सर्ट कहाँ के, डच के, ये भी जहांगीर के दरबार में ही आए थे। इसी प्रकार से फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेबर्नियर, है ना, ये भी ये शाहजहाँ के काल में आए थे, ठीक है। पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में आया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखे नाम, इनको आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लें। इसी तरह से देखिए कुछ प्रशासनिक पद भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं गुप्त काल में, है ना। कौन कौन से प्रशासनिक पद हैं, उनका उस समय नाम क्या था, उनका रियल नाम क्या है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी ये टेबल दे दी गई है। जैसे देखिए उस समय एक मीर बख्शी नाम का अधिकारी रहता था, है ना, ये सैन्य प्रशासन की देखरेख करता था। इसी प्रकार से सद्र नाम का अधिकारी रहता था, ये धार्मिक मामलों को देखता था। इसी प्रकार से काजी उल कुज्जात नाम का अधिकारी रहता था, वो न्यायिक मामलों को देखता था। और मीर आतिश नाम, या इसको दरोगा ये तोपखाना भी कहते थे, ये तोपखाने का प्रधान रहता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पद या अधिकारी हैं ये, तो इनसे रिलेटेड जो भी कार्य थे या इनसे रिलेटेड जो आज के संदर्भ में इनको कौन सा विभाग, अगर कहें तो कौन सा विभाग से संबंधित था इनका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका पद और संबंधित विभाग, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को भी, इस टेबल को भी आप वीडियो पॉज करके देख लें। जैसे मीरे बर्र ये वन विभाग का अधीक्षक था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखिए अपना मुग़ल काल से संबंधित जो पहला ये पार्ट था इसको कंप्लीट किया। इसके तहत हम लोगों ने प्रभावी शासक थे शुरुआती, उसके बारे में चर्चा की, उसके साथ साथ इनकी नीतियाँ, इसके साथ साथ इनके प्रशासनिक कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, ठीक है। और इसके साथ साथ इस दौरान आए कुछ विदेशी यात्री। इसके बाद मुग़ल कालीन जो साहित्यिक विकास हुआ था वो, या फिर जो स्थापत्य विकास हुआ था, इसके सभी के बारे में हम लोगों ने आज के अपने सेशन में चर्चा की। अब देखिए जो भी इसमें पार्ट बचा हुआ है हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें, अपने नेक्स्ट पार्ट में उसको बचे हुए को डिस्कस कर लेंगे। और क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हो सकते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस सेशन में अपने कवर करने की कोशिश की है, और बचे हुए पार्ट को अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।